बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज न्यूक्लियर रिएक्शन के हम जो है वो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो होता क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास जो है सबसे पहले जो है, अब किसी भी हम जो है वो टारगेट को प्रोजेक्टाइल के साथ स्ट्राइक करवाते हैं बाय एन एक्सेलरेटर। किसी भी एक्सेलरेटर से किसी प्रोजेक्टाइल को हम मूव करवाते हैं और उसे जो है वो किसी टारगेट पे स्ट्राइक करवा देते हैं, तो there is a possibility to produce to take place a nuclear reaction. When we are targeting a nucleus with a projectile by accelerated by an accelerator, then there is a probability to strike on the target and produce or take place a nuclear reaction. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो सकता है। अब जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो रदरफोर्ड ने 1919 में जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो किया, जिसमें जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। उसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है वो रदरफोर्ड ने 1919 में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाया और उसके नतीजा में एक जो है हमारे पास ऑक्सीजन पार्टिकल और प्रोटॉन जो है वो एमिट हो गए। In 1919, the Rutherford strike a nitrogen nucleus with an alpha particle, and by this they produce a oxygen nucleus and a proton. तो इसके नतीजे में जो है हमें ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन जो है वो मिला। ये रदरफोर्ड ने जो है वो 1919 में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जो है सबसे पहला जो एक्सेलरेटर है हमारे पास, पार्टिकल एक्सेलरेटर, वो हमारे पास जो है वो 1930 में कॉकरोफ और वाल्टन ने जो है वो डिस्कवर किया। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर, द फर्स्ट एक्सेलरेटर इज डिस्कवर्ड बाय कॉकरोफ एंड वाल्टन इन 1913 एंड दे डन experiment by targeting a lithium nucleus with a proton and producing two alpha particles. The result of this bombardment of proton to lithium nucleus is the two alpha particles. उसके नतीजा में हमारे पास जो है दो अल्फा पार्टिकल्स हमें मिली। This is the first particle accelerator reaction, जो कि हमारे पास कॉकरोफ्ट और वाल्टन ने किया। किसने किया जी? कॉकरोफ्ट एंड वाल्टन। These two scientists are one which first done the particle accelerator reaction. उसके बाद हमारे पास है जी कि how many types of nuclear reactions on the basis of energy levels. There are three types of reactions which is used in energy levels. First one is low energy nuclear reaction. Low energy nuclear reaction क्या है? Low energy nuclear reaction हमारे पास ऐसा nuclear reaction है जिसमें हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज द वन which is strike on the nucleus. प्रोजेक्टाइल हमारे पास, फर्ज करें ये हमारे पास न्यूक्लियस हो ना, तो अगर ये हमारे पास कोई भी हम जो है वो अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, इसको स्ट्राइक करवानी, दिस वन इज द प्रोजेक्टाइल एंड दिस न्यूक्लियस इज टारगेट। तो हमारे पास जो है लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है, न्यूक्लियर रिएक्शन वो क्या होते हैं जी? वो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि जिनके लिए हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है उसकी एनर्जी जो है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। द सेकंड वन इज मीडियम एनर्जी रिएक्शन, मीडियम एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीडियम energy nuclear reaction? These are the reactions which can be done by an energy of 10 mega electron volt to 100 mega electron volt. This is the energy of the target of the projectile. तो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी जब 10 से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
हमारे पास जो मीडियम एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। द थर्ड वन इज हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन। हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन इज द रिएक्शन in which the energy of the projectile is 100 mega electron volt up to so on। वो 100 mega electron volt या इससे ज्यादा हो सकती है। अब सबसे पहले लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास स्कैटरिंग होती है, या हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में एक लाइट जो है हमारे पास एलिमेंट या पार्टिकल जो है वो मिल जाता है। मीडियम एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हमारे पास जो है नया न्यूक्लियस और साथ में हमारे पास लाइट पार्टिकल जो वो हमें मिल जाता है। और हमारे पास हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम एक तो जो है वो प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं जो है वो न्यूक्लियस के अलावा, और इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उनके हम जो है उनकी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो है वो हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे पास न्यूक्लियर की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शन की हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जो है वो कोई भी प्रोजेक्टाइल है, साथ में हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, टारगेट है, और जब हम इसको जो है वो टारगेट करवाते हैं तो हमारे पास एक जो है वो पार्टिकल और एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो है ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, दिस वन इज द लाइट पार्टिकल, दिस वन इज द हैवी पार्टिकल। दो पार्टिकल हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब इसमें हमारे पास जो है टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हमने जो है वो लिया, हमने कोई भी प्रोजेक्टाइल ले लिया, फर्ज के अल्फा ले लिया, उसको हमने किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाया और उसके नतीजा में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस और साथ में कोई भी फर्ज करें गैमा पार्टिकल जो है हमारे पास गैमा रे जो है वो एमिट हो गई। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शंस जिसमें हमारे पास जो है वो साथ में गैमा रे भी एमिट हो, गैमा पार्टिकल भी एमिट हो, तो उसे हम फोटो इफेक्ट कहते हैं, न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग की। अब इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है? इलास्टिक स्कैटरिंग इज द वन इन विच द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, दीस बोथ आर इन ग्राउंड स्टेट्स, जिसमें हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं वो दोनों ग्राउंड स्टेट में हो, तो हम उसे कहते हैं जी हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग हो गई। उसके बाद इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग इज द वन इन विच द प्रोडक्ट्स आर इन एक्साइटेड स्टेट, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट्स में होते हैं, और हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में होने के साथ साथ वो होता है नॉकआउट रिएक्शन। हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स तो दे रहे हो, दोनों प्रोडक्ट्स भी दे रहे हो, साथ में हमारे पास कोई और भी पार्टिकल जो है हमें सेपरेटली दे रहे हो, तो उसे हम नॉकआउट रिएक्शन कहते हैं कि हमें न्यूक्लियस भी मिल गया, एक लाइट पार्टिकल भी मिल गया, और साथ में उसने कोई और चीज भी जो है नॉकआउट कर दी, उसे हम नॉकआउट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, अब नॉकआउट रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे जी, अब रिएक्शन की हमने जो है वो टाइप्स पढ़ ली, अब हम एनर्जी स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। एनर्जी स्पेक्ट्रा के लिए एक ग्राफ जो है मैंने बनाया है, इसे पहले समझ लेते हैं। ये हमने है जो यील्ड और एनर्जी के दरमियान है। यील्ड क्या है? यील्ड इज द प्रोडक्ट व्हिच इज वी ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन। तो अब ये यील्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पार्टिकल्स मिलते हैं हमें प्रोडक्ट में, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो यील्ड हमारे पास उसका क्या इंपैक्ट है, उसे हम एनर्जी स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये कंपाउंड रिएक्शन है, कंपाउंड न्यूक्लियस का, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट न्यूक्लियस का। कंपाउंड में जब हमारे पास टारगेट जो है, हमारा टारगेट जो है वो जाके किसी भी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है, तो तब वो वाला मूवमेंट जो वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है।
तो तब हमारे पास क्या होता है, उसके बाद जब रिएक्शन होता है डायरेक्ट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है ये हम जो है वो इसमें देखेंगे। अब इसमें होता क्या है एनर्जी स्पेक्ट्रा में कि हम जो है वो डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से जो प्रोडक्ट में डिफरेंट एनर्जी मिलती है हमें, हमारे जो है वो प्रोडक्शन जो हमारे प्रोड्यूस हुए हैं जो हमारे पास पार्टिकल, उनकी डिफरेंट जो एनर्जी मिलती है उसकी बेस पे हम जो है वो इस रिएक्शन को जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हमारे पास जो एनर्जी मिल रही है हमें प्रोडक्ट्स की या पार्टिकल्स की आफ्टर रिएक्शन, वो जो है अब डिपेंड कर रही है कि मैकेनिज्म हम कौन सा यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो है वो हम एनर्जी दे रहे हैं किसी भी हमारे पास जो है वो पार्टिकल को, तो तब वो हमारे पास जब कंपाउंड न्यूक्लियस होता है तो तब वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी उसमें शामिल होते हैं, वो भी उसमें एमिट हो रहे होते हैं। और जब हमारे पास एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, हम एनर्जी जो है वो ज्यादा दे रहे हैं पार्टिकल की, तो हमें ये देखेंगे पीक शो कर रही है कि हमारे पास यील्ड भी ज्यादा है, तब हमें पार्टिकल भी ज्यादा मिले, नॉकआउट ज्यादा हो रहा है। अब ये जो पीक्स हैं ये शो कर रही हैं हमारे पास कि हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी एनर्जी हमने दी है उतनी हमें मिल गई है, एनर्जी डिफरेंस इसमें है भी तो बहुत माइनर है, बहुत ही माइनर है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो ये पीक्स हैं ये शो कर रही हैं इलास्टिक कोलिजन को, किसको, इलास्टिक कोलिजन को या डायरेक्ट रिएक्शन को। और जो ये हमारे पास माइनर पीक्स हैं ये अपर पीक्स और ये लोअर पीक्स, ये जो लोअर पीक्स हैं ये शो कर रही है इन इलास्टिक कोलिजन को, कि इसमें हमारे पास आफ्टर द प्रोडक्शन आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है जी। तो एनर्जी उसकी चेंज होगी हमारे पास, ये हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रा है। और यहाँ पे हमारे पास जब कंपाउंड स्टेट है तो तब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो भी उसकी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी हमारी यील्ड भी बढ़ती जाएगी, हम जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको हमने जो है वो डिटेल से जो स्टडी नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट हम जो है वो प्रॉपर इस पे जो है वो लेक्चर एक जो है वो रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी कंजर्वेशन लॉज फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के कंजर्वेशन लॉज क्या हैं? अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूक्लियस जो है वो कितनी तरह से जो है इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस जो है वो एक टारगेट आया, उसने जो है प्रोजेक्टाइल आया, टारगेट पे स्ट्राइक किया और उसने प्रोडक्ट पे हमें जो है वो एक न्यूक्लियस और साथ में एक पार्टिकल दे दिया। ये हमारे पास जो है वो सिंपल रिएक्शन है, टिपिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्शन है कि एक जो है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल आता है, स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस के साथ और वो डिफरेंट पार्टिकल्स हमें दे देता है। उसके बाद हमारे पास जो है इस तरह के रिएक्शन है, एक रिएक्शन आता है, एक हमारा प्रोजेक्टाइल आता है, स्ट्राइक करता है, वो एनर्जी भी एमिट कर रहा है, गामा रे भी एमिट कर रहा है, वो डिफरेंट चीजें हमें दे रहा है, उसे हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का रिएक्शन है, ठीक है। अब जो है वो उसके हिसाब से कंजर्वेशन क्या है, न्यूक्लियर जो लॉज है उनकी कंजर्वेशन क्या है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं ये आपको पता है, मतलब न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी कंजर्वेशन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिफोर एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेम, वो सेम होने चाहिए, तो मतलब कंजर्व रहने चाहिए। उस पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी सेम है कि सम ऑफ चार्जेस आफ्टर एंड बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी सेम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वो हमारे पास चार्जेस का जो सम है बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए, तो उसे हम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी सेम, वो भी सेम होनी चाहिए। अब वो कैसे, फर्ज कर लें जैसा कि हमारे पास बेसिक जो इक्वेशन है E is equal to mc square, तो इसमें हमारे पास हो सकता है हमारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, मास एनर्जी में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन वो जो है वो खत्म नहीं हो सकता, वो कहीं और नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल इनका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। तो इसलिए हम जो है वो इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि हमारे पास सम ऑफ एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मस्ट बी सेम, उसे जो है वो सेम होना चाहिए।
अब इसमें हमारे पास हम Q वैल्यू की बात कर लेते हैं। Q वैल्यू क्या होती है? Q वैल्यू हमने देखा था कि हमारे पास mass of the reactants minus mass of the product into C square, इसे हम जो है वो Q वैल्यू कहते हैं। Q वैल्यू अब जो है रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, अगर हम जो है वो सिंपल ले लें न्यूक्लियर रिएक्शन A प्लस A और प्रोडक्ट्स में मिल जाए B प्लस B, तो ये हमारे पास जो है Ma प्लस Ma माइनस Mb प्लस Mb इंटू C स्क्वायर, ये हमारे पास Q वैल्यू हम इस तरह में उसकी फाइंड कर सकते हैं। और उसकी Q वैल्यू हम जो है टेम्परेचर का डिफरेंस लेके भी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इनिशियल। इसको भी हम उसी तरह TA प्लस TA माइनस TB प्लस TB करके इसका टेम्परेचर, तो ये दो तरह से हम जो है वो Q वैल्यू जो है वो किसी भी रिएक्शन की फाइंड कर सकते हैं। अब जो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास रिएक्शन के, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद, वो एनर्जी जो है वो 3 डिफरेंट वे में हमारे पास जो है वो मिलती है। फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन है कि कोई रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो एनर्जी मिली वो कैसी है जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हुई प्रोडक्ट्स की उसने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी, वो हमें एनर्जी मिलेगी। सेकंड वन है हमारे पास, तो वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज मिल गई, हमारे पास एक न्यूक्लियस भी मीट हुआ, गामा रे भी मीट हुई, तो वो एनर्जी जो हमारे पास हमें मिली है वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रे मिल गई। थर्ड वन है कि हमारे पास जो मेटास्टेबल स्टेट की शक्ल में मिल गई, कि हमारे जो एटम था या न्यूक्लियस था उसे उसने मेटास्टेबल स्टेट में कर दिया, पहले ग्राउंड स्टेट में था, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मेटास्टेबल स्टेट के मेटास्टेबल लेवल जो है उसमें स्टोर हो गई। तो ये 3 तरह से जो है हमें एनर्जी मिलती है आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक चीज और कि अगर हमारे पास जो है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हम प्रोजेक्टाइल जो स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट पे, और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन हमें जो है प्रोडक्ट्स में जो है वो कोई नया न्यूक्लियस नहीं मिलता है, कोई नया एलिमेंट नहीं मिलता है, तब हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहेंगे, हम उसे न्यूक्लियर स्कैटरिंग कहेंगे, कि वो जो है वो स्कैटर हो गए, उन्होंने हमें जो है वो नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं दिया है।